आज हम लोग शुरू करेंगे 9th क्लास के मोशन का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जाने से पहले हम कुछ बात करेंगे सर्कुलर मोशन की कि सर्कुलर मोशन होता क्या है। सर्कुलर मोशन क्या है? किसी भी बॉडी का सर्किल में मूव करना या पार्ट ऑफ द सर्किल में मूव करना। ठीक है ना, मतलब किसी सर्कुलर पाथ पर या पार्ट ऑफ द सर्कुलर पाथ पर मूव करना क्या कहलाता है? सर्कुलर मोशन कहलाता है। इसके लिए जरूरी नहीं कि पूरी कंप्लीट सर्किल होनी ही चाहिए। इवन कहीं पर सड़क इस तरह से टर्न है और ये कर्व बन रहा है सर्किल, मतलब अगर इसको कंप्लीट करो तो सर्किल बन जाए, तो इस आर्क पर भी जो व्हीकल का मोशन होगा वो कैसा होगा? सर्कुलर मोशन होगा। समझ में आ गई बात है? इसके लिए जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी कंप्लीट सर्किल हो। ठीक है ना, तो सर्कुलर मोशन किसको कहते हैं? इट इज डिफाइंड एज द मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग ए कंप्लीट सर्किल और पार्ट ऑफ ए सर्किल, है ना। फॉर सर्कुलर मोशन इट इज नॉट नेसेसरी दैट द बॉडी शुड कंप्लीट फुल सर्किल। ठीक है ना, इवन मोशन अलोंग ए आर्क ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ठीक है ना, यही बात अभी हमने पीछे की कि सर्कुलर मोशन क्या है। कुछ डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे देखो ये जो है इसके अबाउट ऐसे डांस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये जो साइक्लिस्ट है ये देखो इस कर्व पोर्शन पर मूव कर रहा है। ठीक है ना, ये क्या है? सर्कुलर मोशन है। ऐसे यहाँ पर देखो मोशन ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन, सर्कुलर मोशन है। ठीक है, मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ क्या है? मोशन ऑफ ए सैटेलाइट अराउंड द अर्थ क्या है? सर्कुलर मोशन है। ठीक है ना, सिमिलरली मोशन ऑफ ए जाइंट व्हील, ठीक है, ये भी क्या है? सर्कुलर मोशन है। तो ये सब क्या है? कुछ रियल लाइफ एग्जांपल है किसके? सर्कुलर मोशन के। ठीक है, अब सवाल है कि वाई स्टडी सर्कुलर मोशन, क्यों करना चाहते हैं सर्कुलर मोशन की स्टडी? हम क्यों करना चाहते हैं? देखो, सर्कुलर मोशन की स्टडी हम इसलिए करना चाहते हैं ताकि हम समझ सकें मोशन ऑफ प्लैनेट्स के बारे में, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस के बारे में, जाइंट व्हील के बारे में, स्पेस स्टेशन के बारे में, मोशन ऑफ मून एंड सैटेलाइट के बारे में। समझ में बात है? तो ये सब के सब जो मोशन है क्या है? बेसिकली सर्कुलर मोशन है। तो इसके अगर मोशन को हमें पढ़ना है तो हमें पता होना चाहिए कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, तभी हम इसको समझ पाएंगे, इसके मोशन को समझ पाएंगे। ठीक है, होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, तो अब बात करते हैं हम फिर से सर्कुलर मोशन की। तो अब बात यह है कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पर क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, हम कैसे उसको लोकेट करेंगे? कैसे उसको क्या करेंगे? लोकेट करेंगे। ठीक है ना, समझ में आता है कैसे लोकेट करेंगे? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि सर्कुलर पाथ पर जो है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। अब यहाँ देखो एक्स घट रहा है, वाई बढ़ रहा है, एक्स घट रहा है तो वाई बढ़ रहा है। इस पाथ पे अगर मूव करो तो अभी देखो इधर एक्स बढ़ने लगा तो वाई घटने लगा, फिर से देखो एक्स की वैल्यू घट रही है तो वाई नेगेटिव हो गया है। तो मतलब क्या है? एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमेशा चेंज हो रहा है। लेकिन इस मोशन को अगर देखो तो एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट, सेंटर जो है फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड एक पॉइंट के अबाउट हमेशा एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो यहां से अगर एक रेफरेंस लाइन ले लो तो इस लाइन के अबाउट देखो तो क्या है कि मान लो यहां पर जो मान लो कोई एक रेडियस वेक्टर है, रेडियस वेक्टर यानी रेडियस है, एक रेडियस वेक्टर है जो रोटेट करने लगे। क्या करने लगे? रोटेट करने लगे तो क्या होगा? सर्कुलर मोशन होगा। तो क्या देख रहे हो कि अगर इनिशियल एंगल हमें पता है से 0 डिग्री, ठीक है ना, तो हम ये बता सकते हैं कि टी टाइम के बाद इसकी पोजीशन जो है कितना होगा? से थीटा एंगल। तो हम क्या कर सकते हैं? थीटा को मेजर करके एंगुलर पोजीशन हम बता सकते हैं। समझ में बात है कि नहीं? कि रेफरेंस से कितना डिग्री टर्न ले लिया वो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है ना, समझ में बात है कि नहीं? तो ये जो थीटा की पोजीशन में एंगल के फॉर्म में पोजीशन होती है उसे हम लोग कहते हैं क्या? एंगुलर पोजीशन। तो हाउ डू वी लोकेट समथिंग ऑन ए सर्किल? बाय गिविंग इट्स एंगुलर पोजीशन। ठीक है, तो अब बात यह है कि इस डायग्राम में एक स्टार बना हुआ है, उस स्टार की लोकेशन क्या है? उस स्टार की लोकेशन क्या है एंगल में? तो अब क्या कहोगे? 0 से लेकर यहाँ 0 तो यहाँ पर कितना होगा? 90 डिग्री। तो क्या कहोगे? 90 डिग्री पर। लेकिन ये जो डिग्री है ये एसआई यूनिट नहीं है। ये क्या है? एसआई यूनिट नहीं है, एसआई यूनिट नहीं है। ठीक है, एसआई यूनिट एंगल मेजरमेंट के लिए क्या है? एसआई यूनिट जो है एंगल मेजरमेंट के लिए क्या है? वो रेडियन है। क्या है? रेडियन है। ठीक है, क्या है? RADIAN, रेडियन। अब बात है कि रेडियन क्या होता है? एक सर्किल मानो, अगर क्या मान लो, अगर एक
ऐसे सर्किल मानो जिसकी रेडियस क्या है, सपोज कर लो आर है, इसकी रेडियस क्या है, सपोज कर लो आर है। तो अगर इसी आर लेंथ का सरकमफेरेंस अगर हम कंसीडर करें से ए से बी तक, क्या ए से बी तक, तो ये आर रेडियस का ही आर्क लेंथ सेंटर पर जितना एंगल सबटेंड करता है, सेंटर पर जितना एंगल सबटेंड करता है उसे हम लोग कहते हैं 1 रेडियन। ठीक है ना, 1 रेडियन। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि 1 रेडियन कितना एंगल के बराबर होता है। तो एक सर्किल का सरकमफेरेंस का वो पोर्शन जो रेडियस के बराबर होता है, वो सेंटर पर जो भी एंगल फॉर्म करता है वो 1 रेडियन होता है। ठीक ना। तो अब जरा देखते इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं क्या कह रहा हूं, आर्क लेंथ। ठीक है ना, तो आर्क लेंथ जो है, आर्क लेंथ अगर आर के बराबर है, ठीक है, रेडियस के बराबर है, तो ये क्या है, 1 रेडियन है। क्या है, 1 रेडियन है। अब जरा तुम खुद सोचो कि ये आर्क लेंथ अगर आर के बजाय सपोज कर लो एस आर्क लेंथ होता, कितना, एस, तो अब ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता। ठीक है, रेडियन की फॉर्म में, तो तुम क्या कहोगे, आर लेंथ पर, मतलब यूनिट, मतलब आर के बराबर अगर लेंथ हो सरकमफेरेंस की तो 1 रेडियन। ठीक है ना, तो 1 रेडियन इन आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस। ठीक है ना, समझ में बात है ना। हाउ मच रेडियन विल बी इन आर्क लेंथ ऑफ रेडियस एस, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, जाहिर सी बात है, देख सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आर बढ़ेगा तो मतलब आर बढ़ेगा तो रेडियन भी बढ़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से क्या लिख सकते हैं, एंगल थीटा, इसको मैं कह दे रहा हूँ थीटा, जो कि निकालना है, एंगल थीटा इन रेडियन विल बी गिवन बाय आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक है, तो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस क्या देता है, थीटा देता है। तो थीटा विल बिकम एल बाय आर, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल इन रेडियन, हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो कि पूरी सर्किल के लिए आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर, इतना 2 पाई आर, तो मतलब पूरा सरकमफेरेंस जो सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है, तो हम कितना कह देंगे, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर, व्हाट यू विल गेट, 2 पाई। तो हम क्या कहेंगे, एंगल अराउंड ए पॉइंट इन रेडियन इज हाउ मच, 2 पाई। एंगल अराउंड ए पॉइंट इन रेडियन इज हाउ मच, 2 पाई। तो यहीं से हम सीख लेंगे क्या, कन्वर्जन फैक्टर, कि 2 पाई रेडियन इसका मतलब किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि पाई जो है किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो इसी रिजल्ट को याद रखना है, जो कि कन्वर्ट करने में तुम्हें क्या करेगा, हेल्प करेगा, रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गई बात है। तो एंगुलर पोजीशन से हम सर्कुलर, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी एंगुलर पोजीशन बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं, एंगुलर पोजीशन क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है ना, क्या बता सकते हैं, एंगुलर पोजीशन। तो अब जरा देखो कि इनिशियली कोई पार्टिकल इस पॉइंट पर था, ठीक है ना, इस पॉइंट पर था, और इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू थी, मान लो θ1, क्या थी, θ1 या थीटा इनिशियल। ठीक है ना, और टी टाइम में ये यहां से पहुंच गया थीटा फाइनल पर। कितना पहुंच गया, थीटा फाइनल पर। ठीक है ना, तो क्या कहोगे, ये कितना डिग्री टर्न किया है, तो क्या कहोगे, कितना रेडियन टर्न किया है, क्या कहोगे, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, है ना। इसी चीज को हम लोग लिखते हैं क्या, डेल्टा थीटा, यानी चेंज इन पोजीशन। तो ये जो पोजीशन है क्या कहलाता है, एंगुलर पोजीशन कहलाता है, और डेल्टा थीटा क्या कहलाएगा, चेंज इन एंगुलर पोजीशन कहलाएगा। ठीक है ना, तो एंगुलर पोजीशन इज व्हाट, थीटा, मतलब रेफरेंस लाइन के एक्स एक्सिस के हिसाब से कितना डिग्री टर्न किया है, दैट इज पोजीशन। ठीक है, तो ये जो डेल्टा थीटा है इसको हम लोग कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, एंगुलर
डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। ठीक है, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। चलो, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा सर्कुलर मोशन में? थीटा इज व्हाट? एंगुलर पोजीशन। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डेल्टा थीटा, दैट इज थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। अच्छा, अब देखो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आई बात है कि नहीं? तो अब इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। हाँ, तो अब देखो अगर इसका जो रोटेशन है, अगर जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है, क्या है? रोटेशन है क्लॉकवाइज है, तो तुम्हारे स्क्रीन के हिसाब से ये सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है। क्या है? अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वो डायरेक्शन क्या होता है? आउटवर्ड माना जाता है। कहाँ माना जाता है? आउटवर्ड। आउटवर्ड को डिनोट करने का तरीका ये होता है, ऐसा लिख करके बीच में क्या कर दिया जाए? डॉट कर दिया जाए। ठीक है ना? तो कहाँ माना जाता है? आउटवर्ड माना जाता है। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तुम अपने स्क्रीन के ऊपर अगर परपेंडिकुलरली यहाँ पर पेन डाल दो, पेन डाल दो, तो वो क्या होगा? जेड एक्सिस। क्या हो जाएगा? जेड एक्सिस। तो अगर पार्टिकल क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, किसमें? सर्किल में, और उसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या है? क्लॉकवाइज है। तो इस एक्सिस के अबाउट, मतलब बाहर की तरफ, क्या होगा? बाहर की तरफ, मतलब इधर बाहर की तरफ। ठीक है ना? क्या होगा? इसका डायरेक्शन होगा किसके लिए? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए। ठीक है ना? मतलब काउंटर क्लॉकवाइज भी इसको कहते हैं हम। क्या कहते हैं? काउंटर क्लॉकवाइज। तो फॉर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगुलर पोजीशन इज टेकन एज पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज होगा तो हम उसे मानेंगे नेगेटिव। और एक डायरेक्शन कहाँ होती है? इस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, मतलब इस जो जेड एक्सिस होगा, मान लो इस पे पेन अगर तुम डाल दो स्क्रीन पर परपेंडिकुलरली, तो क्लॉकवाइज में तुम्हारे पेन की तरफ होगा, और एंटी क्लॉकवाइज में तुम्हारे पेन की तरफ होगा, और क्लॉकवाइज में स्क्रीन के अंदर की तरफ होगा। समझ आ गई बात है? तो एंगल्स आर मेजर्ड इन क्लॉकवाइज आर नेगेटिव, एंड एंगल्स मेजर इन काउंटर क्लॉकवाइज आर पॉजिटिव। ठीक है ना? और ऐसा यूनिट इसका थीटा क्या है? रेडियन। 2 पाई रेडियन किसके बराबर होता है? 360 डिग्री के, या कह लो 1 रिवोल्यूशन के। ये हमने पीछे देख लिया था अभी। ठीक है ना? कहाँ देख लिया था? पीछे। चलो, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन करते हैं हम देखते हैं जरा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द रेडियस वेक्टर। एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द रेडियस वेक्टर, मतलब जो रेडियस वेक्टर है, मान लो ये रेडियस वेक्टर है, ये अगर रोटेट करे, यहाँ से मान लो रोटेट करके यहाँ पहुंच गया, क्या पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया, तो कितना एंगल इन्होंने डिस्क्राइब क्या किया है? डिस्क्राइब किया है, दैट इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल पोजीशन इसका क्या था? ए था। फाइनल पोजीशन इसका क्या था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। समझ आई बात है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और इसके बीच रिलेशन थीटा बराबर क्या होगा? हमने पीछे लिखा था थीटा बराबर क्या होगा? आर्क लेंथ बाय रेडियस। ठीक है ना? तो यहां से एस जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? आर इंटू थीटा के। ठीक है ना? आर इंटू थीटा के। समझ आई बात है? आर इंटू थीटा के। इतनी बात समझ में आ गई? तो यहां पर मैं एक चीज बताना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि मान लो कि यहां से यहां तक आने में टी टाइम लगा, तो हम क्या कहेंगे? थीटा बराबर क्या है? एस बराबर क्या है? आर थीटा। ऐसा लिख लें, आर इंटू थीटा। ये देखो, जब भी सर्कुलर मोशन करेगा तो आर तो कांस्टेंट होगा। अगर यहां से यहां तक आने में टाइम टी लगा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो एस है उसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या पता चलेगा कि किस स्पीड से पार्टिकल इस पाथ पर क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ठीक है ना? समझ आई बात है? समझ आई बात है? लेकिन अगर थीटा को टाइम से डिवाइड कर दे, किससे? थीटा को, मतलब पर यूनिट टाइम कितना एंगल चेंज हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं क्या? एंगुलर वेलोसिटी। और डिनोट करते हैं किससे? ओमेगा से। किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से। ठीक है ना? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है? एंगुलर वेलोसिटी। और लीनियर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है? लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां पर इस ये क्या है? डिस्टेंस बराबर आर इंटू थीटा। तो अगर दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा? एस बाई टी इक्वल टू आर बाय थीटा। आर इंटू थीटा, आर बाय थीटा नहीं, आर इंटू थीटा बाय टी। तो ये देखो एस बाय टी तो क्या हो जाएगा? स्पीड है ना, जो कि किधर है? टेंजेंट के लॉन्ग है ना, जिसकी डायरेक्शन क्या हो रही है? कंटिन्यूसली
चेंज हो रही है, जिसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो ये क्या हो गया, लीनियर वेलोसिटी, और आर तो कांस्टेंट है, और थीटा बाय टी क्या हो जाएगा, ओमेगा। ठीक है ना। तो ये जो रिजल्ट आ गया v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये हो गया लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन। तो लीनियर वेलोसिटी किधर है, टेंजेंट के लॉन्ग है, और ओमेगा कहाँ है, इस अगर एंटी क्लॉकवाइज में है तो बाहर की तरफ, ठीक है ना, और अगर क्लॉकवाइज में है तो अंदर की तरफ। ठीक है ना। तो ओमेगा की डायरेक्शन कहाँ है, ओमेगा की डायरेक्शन कहाँ है, अगर एंटी क्लॉकवाइज तो कहाँ होगा, इनसाइड। ठीक है ना, कहाँ होगा, इनसाइड। इनसाइड को ऐसे डिनोट करते हैं, सॉरी काउंटर क्लॉकवाइज होगा तो होगा आउटसाइड। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर दूं मैं डायरेक्शन को, मैं गलत बोल गया, कि अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसकी डायरेक्शन जो होगी किसकी, ओमेगा की, ये होगी आउटवर्ड। ठीक है, और अगर क्लॉकवाइज होगी, क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी, क्लॉकवाइज होगी तो ओमेगा की डायरेक्शन कहाँ होगी, अंदर की तरफ। ठीक है ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होता है। समझ में आई बात है, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हम कैसे डिसाइड करते थे, ऐसे ही है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते थे, अगर क्या है, क्लॉकवाइज है तो इनसाइड, और एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटसाइड। तो सिमिलरली ओमेगा की डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगी, ओमेगा की डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगी, थीटा पे, क्योंकि ओमेगा किसके बराबर होता है, थीटा बाय टी के। तो ये एंटी क्लॉकवाइज तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज तो ये भी क्लॉकवाइज। तो ये क्या था, एंटी क्लॉकवाइज में आउटसाइड और क्लॉकवाइज में इनसाइड, क्लॉकवाइज में इनसाइड। तो यहाँ पर भी ओमेगा भी क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में आउटसाइड और क्लॉकवाइज रोटेशन में इनसाइड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होपफुली आपको। ठीक है ना। तो यहाँ से हमने लिखा एस इक्वल टू आर थीटा, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का ये रिजल्ट हो जाएगा, डेल्टा थीटा इज द रेशियो ऑफ टू लेंथ। हाँ, एक चीज और देखो, ये जो एस है वो भी लेंथ है, आर जो वो भी लेंथ है। तो मतलब ये जो रेशियो है कैसा है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। डायमेंशन लेस किसको कहते हैं, मतलब जिसकी यूनिट लेस क्वांटिटी कहते हैं, है ना। समझ में बात है कि नहीं। और तो ये जो रेशियो है इसी को हमने क्या कहा था, रेडियन। ठीक है ना। तो दिस इज ए रेडियन मेजर ऑफ एंगल। ठीक है ना, समझ में बात है कि नहीं। तो अगर हम एक बार पूरे चारों तरफ रोटेट कर ले तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2 पाई आर। तो एस की जगह 2 पाई आर रख दो, आर से डिवाइड कर दो, तो डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा, 2 पाई। तो एक बार क्लॉकवाइज रोटेट किया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2 पाई। अब तुमसे सवाल यह है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर कोई पार्टिकल ऐसे सर्किल पर मूव करते हुए मतलब ए से बी पर आ गया, ए से बी पर आ गया एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से, तो इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना है, 2 पाई है, वो कितना है, 2 पाई है। ठीक है ना। अब ऐसे ही कोई ऐसे ऐसे 2 बार रोटेट कर जाए तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2 पाई इंटू 2 यानी 4 पाई रेडियन हो जाएगा। ठीक है ना। तो जब तक एक ही डायरेक्शन में रोटेट करता रहेगा वो डिस्प्लेसमेंट ऐड होता रहेगा। अब मान लो कोई एक बार ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट किया तो कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट, 2 पाई, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में था तो ये पॉजिटिव। अब कोई वापस फिर से ऐसे क्लॉकवाइज में रोटेट करके यहाँ जाए तो अब ये रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, -2 पाई। समझ में बात है। तो अब इन दोनों को अगर ऐड करो तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। समझ में आई बात है। तो मतलब कोई एक बार ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे और फिर वापस से क्लॉकवाइज रोटेट करके वहीं आ जाए तब डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और ऐसे ही एक ही डायरेक्शन में अगर रोटेट करता रहे तो डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होता, 2 पाई का मल्टीपल होता रहेगा। फिर जो भी, इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन बताया इन्होंने, राइट हैंड रूल के हिसाब से निकालेंगे। राइट हैंड रूल के हिसाब से भी देख सकते हो कि राइट हैंड रूल को अगर देखो तो अगर अपने पाम को क्या रखो, फिंगर को किसके रोटेशन की डायरेक्शन में रखो, जो थंब है तुम्हारा वो क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। ठीक है ना। अब मान लो ये ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था, ऊपर से देखो तो कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज। ठीक है ना। तो फिंगर को कहाँ रखो, रोटेशन की डायरेक्शन में, फिंगर को कहाँ रखो, रोटेशन की डायरेक्शन में। तो थंब क्या बता रहा है, मोशन ऑफ ओमेगा। समझ में बात है, क्या बता रहा है, मोशन ऑफ ओमेगा। मोशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ थीटा भी कह सकते हो, डायरेक्शन ऑफ थीटा भी कह सकते हो। बस समझ में आ गई। If the fingers of the right hand are curled in the direction of revolution of the particle, then the outstretched thumb gives the direction of angular displacement vector and also the velocity vector.
ठीक है, आल्सो द वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है ना, आल्सो द वेलोसिटी वेक्टर। चलो जी, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी की बात हमने कर लिया था। ओमेगा क्या होता है, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन होती है। अगर कोई पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना, तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी जो है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी जो है क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी, है ना, और डाउनवर्ड, मतलब अगर हम इस स्क्रीन को प्लेन मान लें तो ये क्या है, अगर क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है तो इसका डाउनवर्ड क्या होगा, मतलब इस स्क्रीन के अंदर, ठीक है ना। वेयर एज इन केस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, या इसी को कहा था हमने काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है ना, डायरेक्शन विल बी अपवर्ड, मतलब बाहर की तरफ। अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा हो तो डायरेक्शन क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, यहाँ इस पॉइंट से बाहर की तरफ, कहाँ की तरफ, बाहर की तरफ होगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एसआई यूनिट ऑफ, एसआई यूनिट इसका क्या हो जाएगा, देखो थीटा का यूनिट तो क्या था, रेडियन, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड। तो एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट हो जाएगी रेडियन, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। समझ में बात है, क्या कहलाएगी, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। समझ में बात है कि नहीं। अब जरा सोचो कि जो पार्टिकल है वो सर्किल में अगर रोटेट कर रहा है सच दैट कि स्पीड इसकी क्या रहे, स्पीड क्या रहे इसकी, स्पीड, मैं वेलोसिटी नहीं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, स्पीड इसकी क्या रहे, कांस्टेंट रहे। मतलब किसी कांस्टेंट स्पीड से अगर कोई पार्टिकल सर्किल में मूव करता है तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर वेरिएबल स्पीड से मूव करे तो उसे हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो कोई पार्टिकल अगर सर्किल में मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से तो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर वेरिएबल स्पीड से कर रहा है, मान लो पहले तो स्लो था फिर और स्लो हो गया, इस तरह से, और अगर कोई ऐसे सेम स्पीड से रोटेट कर रहा है तो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म। और अगर मान लो कैसे कोई पहले आहिस्ता था फिर ऐसे हो गया शुरू, ठीक है ना, तो ये क्या है, वेरिएबल स्पीड है। तो ऐसे स्पीड जो होगी क्या कहलाएगी, ऐसे मोशन, एंगुलर मोशन क्या कहेंगे हम, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, ठीक है ना, क्या करता है, कांस्टेंट स्पीड से क्या करता है, सर्कुलर पाथ पर मूव करता है। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, ठीक है, सोचना पॉज करके, फिर उसके बाद जवाब देना कि पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो स्पीड तो कांस्टेंट है, क्या वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, क्या वेलोसिटी जो है वो भी कांस्टेंट है। एक मिनट पॉज करके सोचो फिर जवाब देखो, समझ में बात है कि नहीं, ठीक है ना। ये रिलेशन हमने पीछे डिराइव कर लिया था, एंगुलर वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो एंगुलर वेलोसिटी जो ओमेगा जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। कैसे पता, अभी हमने पीछे देखा था ओमेगा इज इक्वल टू आर, ओमेगा किसके बराबर होता है, वी के, स्पीड के, है ना। तो अब देखो स्पीड के बराबर v इज इक्वल टू आर ओमेगा है, तो ओमेगा अगर v क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, स्पीड कांस्टेंट हो जाए तो ओमेगा क्या हो जाएगा, v बाय आर, क्या हो जाएगा, v बाय आर। तो पार्टिकल रेडियस तो क्या है, फिक्स है, तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या होगा, सेम रहेगा। समझ में बात है कि नहीं, समझ में बात है कि नहीं। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, समझ में बात है कि नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, समझ में बात है कि नहीं, जिसमें वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। समझ में बात है, क्या होता है, वेलोसिटी, कौन सा वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। व्हाट अबाउट लीनियर वेलोसिटी, तो लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि देखो जब कोई पार्टिकल ऐसे सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो भले ही स्पीड उसकी क्या हो, सेम हो, लेकिन हर इंस्टेंट पे वो क्या कर रहा है, अपने हर इंस्टेंट मोशन पे क्या कर रहा है, अपनी डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, अपनी हर इंस्टेंट पे क्या कर रहा है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ठीक है ना। अब चूंकि डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए इवन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इवन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो भी कैसा है, एक्सेलरेटेड मोशन है। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन तो है, लेकिन उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, पार्टिकल का कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, समझ में बात है। लेकिन यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन हम लीनियर वाला इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते, समझ में बात है कि नहीं। यहाँ पर जो हम मोशन लगाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन वो लीनियर
नहीं लगा सकते, उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, एंगुलर वाला लगाना पड़ेगा। जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी था, तो इसको ऐसे लिखेंगे, किसी पार्टिकल की इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट थी और वो रोटेट कर रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है आगे हम देखेंगे, और टी टाइम लगा है उसको, तो टी टाइम के बाद ओमेगा मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी होगी, तो क्या लिखेंगे, v जैसे ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, प्लस अल्फा टी, क्या होगा, प्लस अल्फा टी। फुली आपकी बात समझ में आ गई होगी, क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट अल्फा टी। तो मतलब यहाँ पर जो अल्फा है, ये जो अल्फा है, समझ में बात है कि नहीं है, वो क्या है, चेंज इन ओमेगा पर यूनिट टाइम है, समझ में बात है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, मतलब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे इसका रिलेशन क्या है। होपफुली इतनी बातें तुम्हें समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, स्टॉप एंड थिंक, रुक जाओ और जरा सोचो। वैसे ये सवाल मैंने पीछे पूछ रखा है ना, आर द फॉलोइंग मोशन सेम और डिफरेंट। अच्छा नहीं, ये थोड़ा डिफरेंट है, क्या दोनों मोशन सेम है या अलग अलग है। क्वेश्चन है, एक पहला पार्ट है, द मोशन ऑफ टिप ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ ए क्लॉक, मतलब जो क्लॉक होता है उसका जो सेकंड वाली सुई होती है, सेकंड वाली, उसका जो मोशन है, उसके टिप का मोशन, ये है टिप, और दूसरा क्या है, मोशन ऑफ द इंटायर सेकंड क्लॉक, है ना, ये पूरा, इस पूरा रोटेशन, दोनों में क्या फर्क है। तो देखो इसका जो टिप है, तो वो तो क्या है, एक पार्टिकल के जैसा है जो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, क्यों, क्योंकि इसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। समझ में बात है कि नहीं, तभी तो हर फिक्स इंटरवल पर क्या होता है, साइकिल कंप्लीट होता है। तो इसलिए टिप ऑफ द सेकंड हैंड ऑफ द क्लॉक जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। समझ में बात है कि नहीं। लेकिन सेकेंड पार्ट जो है उसमें क्या है, पूरी की पूरी सुई क्या कर रही है, मूव कर रही है, पूरी की पूरी सुई क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो अब देखो, ये वाला पॉइंट भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये वाला पॉइंट भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये वाला पॉइंट भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है ना, हर पॉइंट क्या कर रहा है, हर पॉइंट क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो अब जरा देखना कि सब के लिए जब रोटेट करके सुई यहां से यहां आया, तो ये पार्टिकल यहां आया, ये पार्टिकल यहां आया, सबकी अलग अलग रेडियस है, अलग अलग सर्किल में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है निडल का हर पार्ट। तो अब देखो लेकिन हर पॉइंट के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है क्या है, सेम है, मतलब डेल्टा थीटा जो है वो क्या सेम है, और टाइम भी सेम लगा है। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि ओमेगा सबके लिए क्या है, सेम है, डेल्टा थीटा बाय टी जो है सबके लिए क्या है, सेम है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। अगर पार्टिकल किसका, सुई का, हर जो निडल है उसके हर पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन हमने देखा था कि जो लीनियर वेलोसिटी है वो क्या होता है, क्या, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है ना। तो ओमेगा तो फिक्स है, लेकिन ये वाला पॉइंट, सुई का ये वाला पॉइंट, 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 सब अलग अलग रेडियस पे है, सब क्या है, अलग अलग रेडियस पे है। समझ बात है। अब चूंकि सब अलग अलग रेडियस पे है, तो आर इंटू ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है ना। तो मतलब हर पॉइंट के लिए जो लीनियर वेलोसिटी है वो क्या है, डिफरेंट है, लीनियर वेलोसिटी जो है वो क्या है, डिफरेंट है। तो मतलब यहां पर जब कोई बॉडी रिवॉल्व करती है, जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन मतलब रिवॉल्व करना चाहती है, तो उस केस में उसके हर पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होती है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी। एंगुलर वेलोसिटी क्या रहती है, ठीक है, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है, सेम रहता है, तो एंगुलर वेलोसिटी भी क्या रहेगा, सेम रहेगा हर पॉइंट के लिए। तो यहां पर क्या है, इंटायर सेकेंड हैंड ऑफ क्लॉक रोटेट कर रहा है, तो ऐसे मोशन को हम लोग कहते हैं रोटेशनल मोशन। द मोशन ऑफ एंटायर सेकेंड हैंड इज ए रोटेशनल मोशन। समझ में बात है। जबकि उसका जो सिर्फ और सिर्फ टिप है, या इवन इसके ऊपर कह दो कि इसके ऊपर कोई पार्टिकुलर पॉइंट है, ये वाला, ये कैसा मोशन कर रहा है, तो ये भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन पूरे की एक साथ बात की जाएगी तो क्या होगा, रोटेशनल मोशन कहेंगे हम इसको, ठीक है, समझ में आ गई बात है, क्या कहेंगे इसको, रोटेशनल मोशन कहेंगे। अब जरा सोचते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है ना। क्यों, अभी मैंने पीछे बताया था क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन इसलिए है क्योंकि वेलोसिटी जो है बॉडी की वो क्या कर रही है, चेंज कर रही है हर इंस्टेंट पर, ठीक है ना, क्या कर रही है, चेंज कर रही है। अब देखो न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से, कहां पर, न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से, ठीक है ना, जहां पर भी एक्सेलरेशन होता है वहां पर फोर्स होता है, क्या होता है, फोर्स होता है, ठीक है ना, क्या होता है, फोर्स होता है। तो इसका मतलब
जो पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, चूंकि ये कैसा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, फोर्स लग रहा है कुछ ना कुछ। समझ आई बात है कि नहीं? तो ये जो फोर्स है ना बेसिकली कहाँ लगता है, पार्टिकल के ऊपर सेंटर की तरफ लग रहा है, जो कि क्या कर रहा है, इसकी डायरेक्शन को चेंज करा रहा है। तो इसी फोर्स का नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। क्योंकि अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो फोर्स होगा m × a के बराबर, ठीक है ना। तो इसका हम मतलब ये है कि अगर पार्टिकल के पास फोर्स नहीं है, मतलब सेंटर की तरफ, तो वो उसके पास एक्सेलरेशन नहीं होगा, वो सर्किल में मूव करने के बजाय टेंजेंट के अलोंग क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। तो ये क्या कहेंगे हम, देयरफॉर सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन। नो सेंट्रीपिटल फोर्स, नो सर्कुलर मोशन, नो सेंट्रीपिटल फोर्स, नो सर्कुलर मोशन। समझ में आ जाता है? ठीक है, कोई सेंट्रीपिटल फोर्स अगर नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा, ठीक है ना। द वेलोसिटी एंड स्पीड इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो द वेलोसिटी इज टेंजेंट टू द सर्किल, मतलब डायरेक्शन कहाँ है, हर इंस्टेंट पर टेंजेंट के अलोंग है, ठीक है ना। समझ आई बात है कि नहीं? वेलोसिटी वेक्टर आर ऑल इन द सेम लेंथ, आर ऑफ सेम लेंथ, मतलब जो वेलोसिटी वेक्टर है इसकी लेंथ क्या होगी, सबकी सेम होगी। क्यों होगी? क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, चूंकि स्पीड सेम है, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ऐसा फैक्टर हो रहा है। तो क्या कह रहा है, इज स्पीड चेंजिंग? नो, स्पीड इज नॉट चेंजिंग, इट इज कांस्टेंट, ठीक है। बट वेलोसिटी इज चेंजिंग। व्हाई वेलोसिटी इज चेंजिंग? बिकॉज वेलोसिटी वेक्टर एंड द डायरेक्शन चेंजिंग एट एवरी मूवमेंट, मतलब जो रेडियस है, ठीक है ना, मतलब ये जो रेडियस के ये जो पार्टिकल है इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, हर इंस्टेंट पर चेंज हो रही है। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट वेल नहीं है, जबकि वेलोसिटी चेंज हो रही है डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से। अब ले हमने एग्जांपल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना। एक बॉडी को स्ट्रिंग से टाई कर दिया गया और उसको हॉरिजॉन्टल सर्किल में मूव कराया जा रहा है, ठीक है ना। समझ बात है कि नहीं? तो ये जो थ्रेड है वो क्या कर रहा है बेसिकली, थ्रेड है वो क्या कर रहा है बेसिकली, सेंटर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से इसको जाना इधर था लेकिन टर्न होकर के इस पाथ पर बार बार मूव कर रहा है। लेकिन जैसे इस स्ट्रिंग को क्या कर दोगे, काट दोगे, तो टेंशन जो सेंटर की तरफ लग रहा था वो लगना बंद हो जाएगा और पार्टिकल सर्किल में जाने के बजाय टेंजेंट के लॉन्ग मूव कर जाएगा, ठीक है ना। इज प्रोवाइडेड बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ स्ट्रिंग कर रहा है, ठीक है। तो अब चूंकि हमने पढ़ा कि सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो एक्सेलरेट मतलब जो सर्कुलर मोशन है यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन है, ठीक है। तो और यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन में दोबारा सुना, ये जो सर्कुलर मोशन है यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन है, लेकिन 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 ये एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन इज बेसिकली एक्सेलरेटेड मोशन। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी पार्टिकल की क्या हो रही है, फिक्स्ड अमाउंट में चेंज हो रही है इन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। इन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है। या सिंपली आइए समझो कि स्पीड तो कांस्टेंट था लेकिन डायरेक्शन की वजह से इनकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो मतलब क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, एग्जिस्ट करेगा, और जब एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा तो फोर्स भी होगा, जिसे हमने कहा था सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब चूंकि देखो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है, वो होता है mv² r के बराबर। किसके बराबर होता है, mv² r के बराबर होता है, जो कि सेंटर की तरफ लगता है, ठीक है। तो इसका मतलब सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये पार्टिकल m है और सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन है, जो कि क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स तो mv² r के बराबर, और न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से ये क्या होना चाहिए, m × a सेंट्रीपिटल। इन दोनों को अगर बराबर कर दो तो क्या आ जाएगा, m × v² r, m से m खत्म हो जाएगा। तो मतलब क्या है, a सेंट्रीपिटल कितना है, v² r के बराबर है। क्या है, v² r के बराबर है, ठीक है ना। तो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पार्टिकल एक्सपीरियंसेस एक्सेलरेशन कॉल्ड centripetal acceleration, and that centripetal acceleration is what, v² r, and that centripetal acceleration is what, v² r, ठीक है ना। समझ बात है कि नहीं है? जो डायरेक्शन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, यह याद रखना, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है हमेशा हमेशा रेडियस के अलोंग होता है टुवर्ड्स द सेंटर। कहां पर, सेंटर की तरफ होता है हमेशा, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स द सेंटर। तो सेंटर की तरफ इनका एक्सेलेरेशन होता है। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, एक कार क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है अराउंड ए सर्कुलर रोड, है ना।
किससे, यूनिफॉर्म स्पीड से। तो ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है यहाँ पर कौन प्रोवाइड कर रहा है, सड़क इनको क्या कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। समझ में बात है कि नहीं, ठीक है ना। या कभी कभी ये कह लो कि टायर और इसके बीच का जो फ्रिक्शन है, कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, याद रखना कौन सा, स्टैटिक फ्रिक्शन, वो क्या करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। समझ में बात है कि नहीं। तो कहीं पर हॉरिजॉन्टल रोड है, क्या है, हॉरिजॉन्टल रोड है, ठीक है ना, और इस पे हम क्या करते हैं, बाईसाइकिल को मूव कराते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो सड़क है, ये सड़क जो है इस पहिए के ऊपर इस डायरेक्शन में एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगाती है, ठीक है ना, क्या लगाती है। अब देखो इस डायरेक्शन में इसकी डिस्टेंस क्या है, फिक्स है, तो मतलब हर इंस्टेंट पर इसका डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का कुछ नहीं रहा, लेकिन पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, किसके जरिया, इस सड़क के जरिया। तो वो फोर्स कौन सा था, बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन था, चूंकि पार्टिकल रेडियस के अलोंग तो मूव ही नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो रेडियस के अलोंग किस में है, रेस्ट में है। तो जब किसी पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाया जाए और, ठीक है ना, क्या लगाया जाए, फोर्स लगाया जाए और वो रेस्ट में हो, तो इसका मतलब वहां पर जो फ्रिक्शन लग रहा है क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो इससे एक बात पता चलती है कि जब पार्टिकल ऐसे मूव करना चाहता है तो एक्चुअली वो बाहर की तरफ एक फोर्स लगाता हुआ है ना। खैर इन सब डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए सिंपली ये समझो सड़क जो है इसको क्या कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है फ्रिक्शन फॉर्म के जरिया, ठीक है ना, समझ में बात है, फ्रिक्शन फोर्स के जरिया, किसके जरिया, फ्रिक्शन फोर्स के जरिया। इसीलिए जब बारिश कभी कभी होती है तो टर्न के ऊपर क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि सरफेस स्लिपरी हो जाता है, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है, तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो इस एक्सीडेंट से बचने के लिए इंजीनियर क्या करता है, जहां पर भी सर्कुलर क्या होता है, सर्कुलर रिंग रोड होता है, उसके जो बाहर वाला एंड है उसको क्या कर दिया जाता है, थोड़ा रेस कर दिया जाता है, मतलब थोड़ा ऊंचा कर दिया जाता है। इस डायग्राम को अगर देखो, ठीक है ना, तो ये जो है इसका एक एंड है, ये दूसरा एंड है, और ये वाली हाइट जो है यहाँ से कुछ है ऐसा, ठीक है ना। इस तरह से क्या है, इसको टर्न करा दिया गया। समझ में बात है कि नहीं, क्या करा दिया गया है, टर्न करा दिया गया है, ठीक है। तो ऐसा टर्न क्यों कराते हैं कि तब जब इस पर बाइसिकल हो, क्या हो, व्हीकल हो, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल, ऊपर की तरफ। इस नॉर्मल का एक कंपोनेंट जो है इधर होगा, ठीक है ना, सेंटर की तरफ, और एक कहाँ होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल है उसका वो कंपोनेंट जो सेंटर की तरफ होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देता है, ठीक है ना। तो ताकि बारिश हो जाए तो फ्रिक्शन की वैल्यू भले ही घट जाए, लेकिन इंक्लाइन होने की वजह से नॉर्मल तो क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। इसलिए क्या करते हैं, सड़कें क्या कर दी जाती है, थोड़ी सी इंक्लाइन कर दी जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इन केस, अब देखो इलेक्ट्रॉन का मोशन, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। कहां पर, सेंटर पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन कहां रिवॉल्व कर रहा है, ऑर्बिट में, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव इनके बीच क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स है। इस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ऑर्बिट में एक वेलोसिटी से, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच है, अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। अच्छा, सिमिलरली प्लेनेटरी मोशन जो वो भी क्या है, सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। तो ये इसका जवाब तुम्हें देना है, इन केस ऑफ मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, ठीक है, मतलब सैटेलाइट मूव कर रहा है अर्थ के अराउंड, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है किस फोर्स के जरिए प्रोवाइड किया जाता है, अर्थ और मून के बीच, ठीक है। पॉज करके सोच के जवाब दो। चलो, तो आंसर इसका क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन द अर्थ एंड द मून, द अर्थ एंड द मून प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। दोबारा से हमने सेंट्रीपिटल फोर्स को डेफिनेशन लिखा है यहाँ पर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, एक ऐसा फोर्स है जो कि पार्टिकल के ऊपर एक्ट करता है ना, उस पार्टिकल के ऊपर जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कर रहा हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हो, ठीक है। और ये जो फोर्स है वो कहाँ होता है, रेडियस के अलोंग होता है, सर्किल के डायरेक्टेड होता है कहाँ, सेंटर की तरफ। समझ में बात है कि नहीं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, इज ए फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, एंड दिस फोर्स इज ऑलवेज एक्टेड अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है ना। समझ में बात है कि नहीं। तो यहाँ पर एक बात याद करें कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है कहाँ पर,
इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो कहाँ लगता है, ये सारी बातें यहाँ पर कवर हो गई, ठीक है ना। अब प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, किसकी, सेंट्रीपिटल फोर्स की। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है एक्चुअल फोर्स है, मतलब रियल में इसका एग्जिस्टेंस है, ठीक है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता है तो पार्टिकल रिवॉल्व नहीं करता है। एक थ्रेड को क्या करो, बांध करके ऐसे विरल करो तो क्या करता है, मूव कर जाता है। लेकिन इस थ्रेड को हटा दो तो ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जाने के बजाय क्या आ जाएगा, टेंजेंट के अलॉन्ग मूव कर जाएगा। तो ये जो सेंटर की तरफ फोर्स होता है ये रियल फोर्स है, ऐसा फोर्स एग्जिस्ट करता है नेचर के अंदर, ठीक है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने के लिए, एक्ट करने के लिए पार्टिकल के पास सेंट्रीपिटल फोर्स का होना जरूरी है, ठीक है। ये हमने पीछे देखा, कहाँ होता है, ये सेंटर की तरफ होता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और जो वर्क एनर्जी में पता चलेगा, लेकिन इसको अभी नोट कर लो कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है पार्टिकल के ऊपर कोई वर्क डन नहीं करता है। वो इसलिए कि वहां पर मैं बताऊंगा कि जब पार्टिकल का मोशन, ठीक है, मतलब जो पार्टिकल का जो एफ है, मतलब जो फोर्स लग रहा है वो, और डिस्प्लेसमेंट, इसके बीच अगर कितना एंगल होता है 90 डिग्री, तो उस केस में वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। कैसे होता है ये हम कहाँ देखेंगे, वर्क एनर्जी के अंदर देख लेंगे इसको, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो, जब पार्टिकल मूव कर रहा है तो सेंटर की तरफ क्या है, फोर्स कहाँ लग रहा है, सेंटर की तरफ लग रहा है। फोर्स कहाँ लग रहा है, सेंटर की तरफ लग रहा है। जबकि डिस्प्लेसमेंट बार बार टेंजेंट के अलॉन्ग है इसका, इन दोनों के बीच एंगल कितना है, 90। तो जब एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 होता है तो वर्क जीरो होता है। तो इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क नहीं करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है, mv स्क्वायर बाय आर के बराबर होता है। लेकिन एक बात मैं कह दूं, चूंकि v हमारा क्या था, आर ओमेगा, तो इस चीज को भी यहाँ पुट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो F इक्वल टू m आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय आर। एक आर से एक आर खत्म हो जाएगा, तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। एक कट गया है, एक आर, m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ऐसे भी हो सकता है। सिमिलरली ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कितना था, v स्क्वायर बाय आर, v स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर v की जगह आर ओमेगा पुट करोगे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है ना। चलो जी, तो प्रॉपर्टीज की हम बात कर ली हमने। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हकीकत में क्या है, एक इमेजिनरी फोर्स है, सीडो फोर्स है। समझ बात है कि नहीं, ठीक है। ये कहाँ एक्ट करता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या करता है, एक्ट करता है। समझ बात है। देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको कहते हैं, एक्चुअली फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें हमारा ऑब्जर्वर है। इसमें हमारा क्या है, ऑब्जर्वर है। समझ में बात है कि नहीं, ठीक है ना। कहाँ है, हमारा ऑब्जर्वर है। तो इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम उसको कहते हैं, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को कहते हैं। तो इनर्शियल फ्रेम उसको कहते हैं जहां पर लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड हो, यानी न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन वैलिड हो, वो क्या कहलाता है, इनर्शियल फ्रेम। और जहां पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं है, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं है, वो क्या कहलाता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम कब होता है, कि जब पार्टिकल, मतलब जो हमारा ऑब्जर्वर है, जो पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहा है, वो किस में हो, एक्सेलरेटेड मोशन में हो। वो पार्टिकल किस में हो, ऑब्जर्वर किस में हो, अगर एक्सेलरेटेड मोशन में हो और वो किसी पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहा हो, तो उस केस में समझ आई बात है कि नहीं। तो जो ऑब्जर्वर है क्या कहेंगे हम, नॉन इनर्शियल फ्रेम में। किस में है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम किसको कहते हैं, कोई ऐसा फ्रेम या कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि क्या कर रहा हो, एक्सेलरेटेड मोशन से मूव कर रहा हो, ठीक है ना। हाँ, लेकिन अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया, किससे, कांस्टेंट स्पीड से अगर मूव कर रहा है तो वो फ्रेम इनर्शियल फ्रेम ही होगा, ठीक है। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे या रेस्ट पर हो, मतलब समझ आई बात है, क्या हो, जो हमारा ऑब्जर्वर है वो किस में हो, रेस्ट में हो, या ग्राउंड पर हो, बल्कि रेस्ट बढ़िया क्या कहो, ग्राउंड पे हो। तो उस केस में ऑब्जर्वर का हमारा ग्राउंड पर हो, तो ये जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जो ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि कहाँ हो, रेस्ट में हो जैसे ग्राउंड, ठीक है, रेस्ट में हो जैसे कि ग्राउंड, या किसी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो, तो उस केस में
जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो क्या कहलाता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाता है। समझ में बात है, क्या कहलाता है, इनर्शियल फ्रेम कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाता है, इनर्शियल फ्रेम कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाता है, इनर्शियल फ्रेम कहलाता है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम और फ्रेम ऑफ इनर्शियल फ्रेम को हमने समझा। तो इनर्शियल फ्रेम क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको कहते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम को, मतलब रेफरेंस, जिस रेफरेंस के हिसाब से पार्टिकल के मोशन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो ऑब्जर्वर अगर एक्सेलरेटेड मोशन में है तो हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म, सॉरी, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा वो क्या है, मतलब जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और वहां पर कोऑर्डिनेट्स न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। जबकि अगर कोई ऑब्जर्वर क्या हो, रेस्ट में हो या कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो, तो उस केस में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड होता है, और ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना। समझ आई बात है कि नहीं है, समझ आई बात है कि नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, दिस फोर्स इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना। तो मतलब ये जो सीडो फोर्स है, मतलब जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो क्या है, बेसिकली सीडो फोर्स है। सीडो फोर्स कैसा सीडो फोर्स है, तो देखो एक्चुअली क्या है कि जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में एक्ट करता है तो ये क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन में है। तो अगर ये जो पार्टिकल रोटेट कर रहा है, इसी को क्या कर दो ऑब्जर्वर, तो किस फ्रेम में हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम में। तो और तुम देखोगे जैसे झूला वगैरह के अंदर बैठते हो तो हमें क्या लगता है, एक फोर्स लगता है बाहर की तरफ, जैसे जाइंट व्हील पर बैठोगे जब स्पीड होता है तो ऐसा लगता है हमारे झूला का जो चेंबर है वो बाहर की तरफ जाके गिरेगा। तो हम कहाँ बैठे थे, वो हम फील कर रहे होते हैं जो चेंबर के अंदर बैठा है, जो एक्सेलरेटेड मोशन में है। समझ में बात है कि नहीं, कहाँ, जो एक्सेलरेटेड मोशन में है। तो बेसिकली क्या है कि उस पार्टिकल के ऊपर एक बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, कहाँ लगता है, बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, ठीक है ना। ऐसा फील करता है कौन, कौन फील करता है, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, मतलब उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो भी पार्टिकल होगा या जो ऑब्जर्वर होगा, मतलब जैसे झूले पे हम बैठते हैं तो हम खुद ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे ऊपर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है बाहर की तरफ, ठीक है ना। ये जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है ना, यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। लेकिन इस फोर्स का रियल से कोई ताल्लुक नहीं है, समझ बात है। चूंकि ग्राउंड पे जब पार्टिकल ऑब्जर्वर कहाँ हो, इनर्शियल फ्रेम में हो, तो ऐसा बाहर की तरफ कोई फोर्स हमें ऑब्जर्व नहीं होता है, ऐसा कोई फोर्स हमें ऑब्जर्व नहीं होता है, ठीक है ना। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट अलोंग द रेडियस बट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। मतलब ये तो सेंट्रीपिटल और बाहर की तरफ लगता है सेंट्रीफ्यूगल। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो भी क्या होता है, mv²/r के बराबर ही होता है, समझ बात है कि नहीं। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा प्रेजेंट होता है एक रोटेटिंग बॉडीज के अंदर, कहाँ, एक रोटेटिंग बॉडीज के अंदर हमेशा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रेजेंट होता है। अब एग्जांपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, एक कार जब मूव करता है और वो अचानक से टर्न लेता है तो पैसेंजर को क्या फील होता है, वो एक्सपीरियंस करता है एक आउटवर्ड पुश। मतलब ये मान लो ऐसे सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ऐसे कार क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है ना। तो जब कार इधर की तरफ मूव करती है तो कार के अंदर जो पैसेंजर बैठा है वो इस डायरेक्शन में क्या होता है, टिल्ट हो जाता है। तो मतलब क्या है, एक फोर्स इस कार के अंदर बैठे ऑब्जर्वर के ऊपर लगा, ठीक है, तो वो फोर्स जो किसी पार्टिकल को, इस पार्टिकल के ऊपर लगा है, वो क्या कहलाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है, ठीक है। चिल्ड्रेन सिटिंग ऑन मैरी गो राउंड एक्सपीरियंसेस आउटवर्ड फोर्स एज मैरी गो राउंड रोटेट्स अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस के अबाउट जब वो क्या करता है, रोटेट करता है, तो हमें क्या लगता है कि बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल है ना को हम एक साथ कंस्टिट्यूट, फोर्स डू नॉट कंस्टिट्यूट एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, ठीक है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, ठीक है ना। समझ बात है, सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, रियल फोर्स नहीं है, सीडो फोर्स है। जबकि एक्शन रिएक्शन पेयर में दोनों फोर्स क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। तो इस फोर्स का रियल से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तभी ऑब्जर्व कर पाते हैं जब ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड फ्रेम में हो। यही बात मैं पीछे कर रहा था कि सड़कें क्यों होनी चाहिए, बैंक क्यों होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मतलब कोई सड़कें जो हम बेंड कराते हैं, ठीक है, सड़कें जो हम क्या कराते हैं, बेंड कराते हैं, जब सड़क हम क्या कराते हैं, एक्चुअली बेंड कराते हैं, तो वहाँ पर जब गाड़ी कुछ आती है
तो उसके ऊपर क्या लगता है, सेंटर के ऊपर फोर्स लगता है, तभी वो सेंटर की तरफ मूव कर पाता है। अगर वो सेंटर की तरफ फोर्स नहीं लगाएगा तो टेंजेंट के अलॉन्ग मूव कर जाएगा, ठीक है ना, बस समझ में आई। तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है हमें, सड़क और टायर के बीच का फ्रिक्शन जो कि इधर की तरफ लगता है, और वो फ्रिक्शन कौन सा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। समझ में आ गया क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। अब हमेशा सेंटर की तरफ फोर्स लगे, इसलिए हम क्या कर देते हैं, सड़क को थोड़ा इंक्लाइन कर देते हैं, ताकि नॉर्मल का कंपोनेंट हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट करता रहे। तो व्हेन ए कार इज मूविंग अलोंग ए कर्व्ड रोड इट इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन फॉर सर्कुलर मोशन, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द कार शुड कंप्लीट फुल सर्किल। हाँ, पीछे हमने कहा था सर्कुलर मोशन होने के लिए जरूरी नहीं कि जो पार्टिकल है पूरा सर्किल कंप्लीट करे। एन आर्क ऑफ ए सर्किल इज आल्सो ट्रीटेड एज सर्कुलर पाथ। मान लो ये गाड़ी जो है यहाँ से ऐसे आई और इधर की तरफ निकल गई, तो पूरी सर्किल तो कंप्लीट नहीं किया, लेकिन सर्कमफेरेंस जो है उसका हाफ सेमी सर्किल उसको कवर किया था। ये वी नो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, नेसेसरी है किसके लिए, सर्कुलर मोशन के लिए। समझ में बात है कि नहीं। तो इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो कार जो है सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल नहीं करेगा, बल्कि उसके बदले क्या कहाँ ट्रेवल करेगा, इस टेंजेंशियल रोड की तरफ, टेंजेंशियल रोड्स की तरफ, ठीक है ना। चलो जी, बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड अभी जस्ट बताया कि सड़क को एक तरफ से क्या कर देना, रेस कर देना, क्या कहलाता है, बैंकिंग ऑफ रोड कहलाता है। द सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार कैन बी प्रोवाइडेड इन टू वेज। किस तरह से, फ्रिक्शन फोर्स के जरिया और बैंकिंग ऑफ रोड के जरिया, ठीक है ना, बैंकिंग ऑफ रोड्स के जरिया। अब देखो ये दो बातें हैं जो तुम जानते होगे, ठीक है। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड किसको कहते हैं, एक साइकिल कंप्लीट करने में जो भी टाइम लगता है उसे हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड, ठीक है ना, क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। तो इसका मतलब टाइम पीरियड कितना होगा कि अगर मान लो v स्पीड से कोई मूव कर रहा है तो क्या कहोगे, डिस्टेंस 2πr डिवाइडेड बाई v, 2πr डिवाइडेड बाई v, ठीक है ना, 2πr डिवाइडेड बाई v। तो मतलब यहां से क्या कह सकते हैं, जो v है वो किसके बराबर है, v बाय जो r है वो किसके बराबर है, ओमेगा के बराबर है, पीछे हमने देखा था। तो यहां पर अगर पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2π बाय ओमेगा। यहां से क्या आ गया, यहां से क्या आ गया, t इज इक्वल टू 2π बाय ओमेगा, या उल्टा भी लिख ले, ओमेगा इज इक्वल टू 2π बाय टी, ओमेगा इज इक्वल टू 2π बाय टी, ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π बाय टी, ठीक है। तो यहां पर देखो एंगुलर वेलोसिटी क्या है, 2π बाय टी के बराबर है, ठीक है ना, या टाइम पीरियड किसके बराबर है, 2π बाय ओमेगा के बराबर है। तो अगर ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो टाइम पीरियड कितना होगा, 2π बाय ओमेगा, ठीक है। इट इज टाइम टेकन टू कंप्लीट वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, इफ इन वन रिवोल्यूशन एंगल सबटेंडेड इज 2π एंड इफ t is टाइम पीरियड देन एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय 2π बाय t। फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, कोई पार्टिकल कितनी बार सर्किल कंप्लीट कर रहा है एक सेकेंड में। समझ में बात है कि नहीं, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड को हम लोग क्या कहते हैं, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। समझ में बात है कि नहीं, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो मतलब n जो है वो 1/t के बराबर होता है, ठीक है। क्योंकि टाइम पीरियड क्या था, मान लो n साइकिल अगर t टाइम में है तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम टेकन इन वन ऑसिलेशन दैट इज t बाय n, तो टाइम पीरियड ये हो जाएगा, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी किसको कह रहे हैं, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। तो मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन को साइकिल को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू n/t। तो यहाँ से देख सकते हैं f और t के बीच क्या है, इनवर्स रिलेशन है, t इज इक्वल टू 1/f, t इज इक्वल टू 1/f या f इज इक्वल टू 1/t, ठीक है ना, f इज इक्वल टू 1/t और 1/t की वैल्यू कितनी है, 2π बाय ओमेगा। तो मतलब ओमेगा ओवर 2π इज व्हाट, मतलब एंगुलर वेलोसिटी को 2π से डिवाइड करोगे तो क्या देगा, फ्रीक्वेंसी, क्या देगा, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन है उसको कर लिया जाए, क्या कह रहा है जरा देखते हैं। एक पार्टिकल मूव कर रहा है जिसकी सर्कुलर पाथ पर, जिसकी रेडियस 2 मीटर है और कंप्लीट करता है 5 रिवोल्यूशन 10 सेकेंड में, कितना, मतलब 5 बार रिवॉल्व करता है 10 सेकेंड में। कैलकुलेट करना है उसकी एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी। तो देखो, तो ओमेगा तो क्या हो जाएगा, 2π बाय टी, लेकिन यहाँ पर जो t था वो टाइम पीरियड था। कोई बात नहीं, टाइम पीरियड हम कहाँ से निकाल लेंगे,
टी बाय एन से, टी बाय एन से, तो मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा 10/5, ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है, कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर रख दो 2π/2, व्हाट यू विल गेट पाई, तो मतलब क्या हो जाएगा पाई रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा कितना हो गया पाई रेडियन पर सेकेंड। अब क्या क्या है लीनियर वेलोसिटी, तो v क्या होता था आर ओमेगा के बराबर होता था, ठीक है, तो r कितना हमारा 2, ओमेगा कितना है पाई, दैट विल बिकम 2π मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो जाएगा हमारा लीनियर वेलोसिटी हो जाएगा 2π मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये सॉल्यूशन है, तो आप सॉल्यूशन जो है यहाँ से भी देख सकते हैं, तो 2π मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेंथ ऑफ ए सेकेंड नीडल, लेंथ ऑफ द सेकेंड्स नीडल, सेकेंड्स नीडल इन ए वॉच, मतलब जो घड़ी के अंदर सेकंड वाली सुई होती है, कौन सी सेकंड वाली सुई होती है, उसकी बात कर रही है, ठीक है ना, जिसकी रेडियस कितनी है 1.2 सेंटीमीटर है, मतलब अगर इसको कहो तो 0.012 मीटर है, ठीक है, और ये रिवॉल्व कर रहा है ऐसे, ठीक है ना, समझ में बात है। तो हमें निकालना है क्या एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी किसका, टिप का, क्योंकि टिप क्या है सर्कुलर मोशन में। तो अब देखो कि सेकेंड वाला हैंड जो है एक रोटेशन कितनी देर में लगाता है 60 सेकेंड में, तो हम क्या कहेंगे टाइम पीरियड कितना है 60 सेकेंड है, समझ बात है, कितना टाइम पीरियड कितना है 60 सेकेंड है, बस समझ आ गई, टाइम पीरियड कितना है 60 सेकेंड है, टाइम पीरियड कितना है 60 सेकेंड है। तो यहाँ से ओमेगा कितना आ जाएगा 2π/t, यानी कि 2π/60, व्हाट यू विल गेट 30, दैट इज π/30 रेडियन पर सेकेंड। ये तो क्या हो जाएगा ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी टिप का कितना हो जाएगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर की वैल्यू कितनी थी 0.012 इंटू π/30, ठीक है। तो इसकी जो भी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। समझ में आ गई बात है, किसमें मीटर पर सेकेंड में, ठीक है ना। तो ये देखो इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा आर ओमेगा से, इतना हो जाएगा इतना आर ओमेगा से। अच्छा देखो इन्होंने सेंटीमीटर में चूंकि ये वैल्यू रखा है तो इसकी स्पीड सेंटीमीटर पर सेकंड में आई है, ठीक है, और मेरा जो आंसर है वो किस में आएगा मीटर पर सेकंड में आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लें। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन 365 डेज, कैलकुलेट्स इट्स एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा देखो 2π/t, 2π/t, लेकिन t किस में चाहिए सेकंड में, तो देखो सेकंड में भी निकाल सकते हैं, किलोमीटर में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर आवर में, तो देखो 365 दिन में साल में होते हैं और एक दिन में 24 घंटा, तो अगर तुम्हें रेडियन पर आवर चाहिए तो इतना रहने दो, ठीक है, रेडियन पर आवर चाहिए तो इतना ही रहने दो, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें रेडियन पर मिनट चाहिए तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, और रेडियन पर सेकंड चाहिए तो 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या हो जाएगा टोटल टाइम इन सेकेंड है, ठीक है। इसकी जो भी वैल्यू होगी दैट विल बिकम तो ओमेगा फॉर दी अर्थ, ठीक है ना। देखो यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है, जो कि वैल्यू आई है 1.99 इंटू 10⁻⁻7 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है ना, कितने 1.99 इंटू 10⁻⁷ रेडियन पर सेकेंड, ठीक है ना। तो अब जरा एक काम करते हैं, हमें पता है अर्थ की रेडियस, ये मेरी तरफ से एडिशनल है, अर्थ की रेडियस जो है वो कितना है 6400 किलोमीटर है ना, 6400 क्या है किलोमीटर है। तो अगर इसको रेडियस में मैं बदल दूं तो कितना हो जाएगा 6400 इंटू 1000, मतलब इतना रेडियस है, ठीक है, ये क्या है इतना रेडियस है। और आर को किससे मल्टीप्लाई कर दे ओमेगा से, तो क्या आ जाएगा लीनियर वेलोसिटी, क्या आ जाएगा लीनियर वेलोसिटी। तो तुम इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो,
मैं ज़रा इसको कैलकुलेट करके बताता हूँ कितना है 1.99 that is 1.99 into 10 raised to the power how much 10 raised to the power how much that is -7 that is omega into कितना है 6400 into 1000 that will give you what वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी मतलब कितना ये आ रहा है हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद 1.2736 मीटर पर सेकंड। मतलब अर्थ के ऊपर जो भी पार्टिकल है यहाँ पर जो भी पार्टिकल है उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी है 1.2736 मीटर पर सेकंड। समझ में बात है कि नहीं? ठीक है, समझ में बात है। ये क्यों हम सर्कुलर मोशन में है, इसका मतलब अर्थ जो हमें क्या है खींचे हुआ है सेंटर की तरफ एक फोर्स से जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अगर वो नहीं होता तो हम जमीन से ऐसे ऐसे फ्लाई ऑफ कर जाएंगे। ठीक है ना, समझ में बात है। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। सर्कुलर मोशन का पोर्शन खत्म हो गया। थैंक यू।